2008 में हुए देश के ऊपर सबसे बड़े हमले यानी कि 26/11 हमले के वकील रहे या कहे कि सरकारी वकील उज्जवल निकम अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनको लेकर टिकट कंफर्म कर दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उज्जवल निकम जो कि चर्चित चेहरा है, नामी चेहरा है, और चाहे वो 1993 के ब्लास्ट का मामला हो या फिर प्रमोद महाजन का मर्डर केस हो, गुलशन कुमार का केस हो, ये तमाम ऐसे केसेस हैं जिनको लेकर वो चर्चा में रहे हैं। लेकिन 26/11 का जो हमला था वो सबसे बड़ा हमला था देश के ऊपर, और इसके बाद से जो है उज्जवल निकम चर्चा में आए थे, क्योंकि आतंकी अजमल कसाब को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाले उज्जवल निकम ही थे। वो हर एक चीज़ की जानकारी रख रहे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है, और सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस जगह से खुद पूनम महाजन जो है एक तरीके से 2 बार के सांसद थे। लेकिन अब जो है 2024 के अंदर जो है वक्त बदल चुका है, और इसके पीछे की क्या वजह है ये भी समझेंगे कि आखिर जो प्रमोद महाजन की बेटी है उनका टिकट क्यों काटा गया है, और इसके अलावा ये भी समझेंगे कि उज्जवल निकम को जो टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से उसके पीछे की क्या वजह है। दानिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने भी रिसर्च की है, क्योंकि खासतौर पर जो जितने भी अभी तक के मामले हुए हैं उज्जवल निकम ने जिनको टैकल किया है उन सब के बारे में भी जानकारी हम साझा करेंगे। 2024 का चुनाव है, 2 चरण हो चुके हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि कई सारी लिस्ट जो है एक एक करके 2-2 करके जो है स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर उस जगह को बड़ी मजबूती के साथ देख रही है कि ताकि जो मिशन 400 पार का नारा दिया है उसको किसी तरीके से पूरा किया जा सके, और एक भी सीट पर किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क लेने के मूड में बीजेपी नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि प्रमोद महाजन की बेटी का जो टिकट काटा गया है, अब उसको काटने के बाद में उज्जवल निकम को टिकट दिया गया है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि हर फेज़ मतलब हर चरण दर चरण उनके जो तरीका है प्रचार प्रसार करने का वो बदल जाता है। पहले फेज़ में जब चुनाव हुए उस वक्त उनका तरीका था कि विकास और राष्ट्र उसके मुद्दे पे बात कर रहे थे। दूसरा जब फेज़ आया तो उस वक्त तो कांग्रेस पर ज़बरदस्त हमलावर हुए कि कांग्रेस आपकी अगर सरकार आती है तो आपकी तिजोरी को खाली कर दिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र को भी ले लिया जाएगा। अब तीसरा जो चरण आ रहा है, तीसरा चरण में जो बीजेपी की रणनीति दिख रही है वो तीसरा है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ज़्यादा एग्रेसिव मोड में लगेगी, क्योंकि अब बीजेपी धीरे धीरे वहाँ पर जा रही है, क्योंकि किसी भी राज्य में किसी देश में जब राजनीति होती है तो परसेप्शन की राजनीति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस मामले में बीजेपी बहुत आगे है परसेप्शन की राजनीति बनाने में, क्योंकि आम तौर पर जनता के बीच में यह है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी जो पार्टी है वो बीजेपी है, और उसको भुनाने के लिए अब बीजेपी अब धीरे धीरे अपने जो उनके मेन हथियार थे या कई कैंडिडेट थे उनको धीरे धीरे अब उसमें बदलाव कर रही है। उज्जवल निकम का चुनाव में आना ये उनकी नई पारी होगी, लेकिन उनका अचानक चुनाव में आना ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी हमेशा ऐसा चौंकाती रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर हो, चाहे वो चुनाव के नुमाइंदों को लेकर हो, चाहे वो लोकसभा प्रत्याशी को लेकर हो। अब अरुण गोयल का एग्जाम्पल हमारे सामने, अरुण गोयल का एग्जाम्पल ले लीजिए, और क्योंकि अरुण गोयल का जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि क्या नाम, अरुण गोयल को मेरठ में उन्होंने टिकट दिया क्योंकि राम भक्ति की जो हवा चल रही थी उसको भुनाने के लिए। अब वो राष्ट्रवाद की हवा पे अब सवार होकर तीसरा चरण पे नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे। अब जहाँ तक हवा 26/11 का वो हमला कोई भूल नहीं सकता। जिस तरीके से आतंकवादियों ने उस पूरे मुंबई को समझिए कि बंधक बना लिया था, और उस वक्त पूरे देश में अफरा तफरी मची थी, और तकरीबन 48 से 50 घंटे के आसपास जो ऑपरेशन चला था, जो खौफ का एक मंजर था, वो उस वक्त के लोग जो भी उस वक्त जिसने भी देखा वो उससे अलग नहीं हो सका। तो ऐसे में उज्जवल निकम का आना और पूनम महाजन का टिकट कटना ये चौंकाने वाला फैसला तो हो सकता है, लेकिन एक रणनीति के तहत, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से जो उनको फीडबैक मिल रहा है कि महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां हैं, मतलब शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की प्लस कांग्रेस, ये जो उनको टक्कर दे रही हैं, अब ऐसे में वो एक नई हवा के साथ, जानते हैं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ से जब हवा निकलती है तो आसपास के इलाकों में भी जाती है। तो अभी अच्छा खासा अभी 2 ही फेज़ का इलेक्शन हुआ है, अभी 5 फेज़ का इलेक्शन बाकी है। ऐसे में ये मैसेज लोगों में देने में बीजेपी जुटी हुई है कि देखिए, हम उसको टिकट देते हैं जो राष्ट्र को समर्पित करता है, हम उसको टिकट देते हैं जो राष्ट्र के लिए काम करता है।
लेकिन मैं मेरे एक काउंटर क्वेश्चन इसमें ये भी होगा कि आप राष्ट्र को समर्पित करते हुए एक टिकट देते हैं, जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया जाता है। उन्होंने भी अपनी बहुत जो है एक तरीके से अपने अपने टेन्योर के अंदर बहुत काम किया है। जब वो जनरल थे तो तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सवाल ये है कि क्या इसका इम्पैक्ट आगे अलग तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, बीजेपी की रणनीति, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, बीजेपी की रणनीति तो थोड़ा सा अलग हो जाती है। जब वीके सिंह का टिकट काटा गया तो बीजेपी ने ये ऑफिशियली बयान नहीं दिया कि उनका टिकट काटा गया। उन्होंने खुद बयान दिया, वीके सिंह ने बयान दिया कि मैं राजनीति से अब संन्यास लेने वाला। मतलब बीजेपी कभी भी खुद आके मतलब फ्रंट फुट पे नहीं खिलती तब। यानी कि आपने कहा कि सिंपैथी जो है वो बनाए रखना चाहती है। हाँ। और खास तौर पर जो है ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। ऐसा परसेप्शन, क्योंकि वीके सिंह जब आके बोलेंगे तो जाहिर सी बात जनता जाने कि हाँ ठीक है भाई, उम्र हो चुकी है, वो लड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर ये चीज़ बीजेपी बोल देती तो जनता में शायद उसका नकारात्मकता फैलती कि अब तक तो गुणगान कर रहे थे, अब तक बहुत बड़े इनके दिग्गज बता रहे थे, राष्ट्रभक्ति बता रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो और पार्टी से बिल्कुल जुदा और अलग होती है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में भी कई ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको टिकट दिया था। अब अगर हम मान के चले तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आप जिक्र कर सकते हैं, या और भी कोई बड़े बड़े नेता हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। सतपाल सिंह का जिक्र कर सकते हैं, मुंबई कमिश्नर रहे। जो ब्यूरोक्रेट्स जब राजनीति के अंदर आते हैं तो क्या वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनको अच्छी पॉलिटिक्स करनी है, या फिर उनका प्रभाव राजनीति के अंदर पड़ता है? राजनीति की जो शुचिता की दुहाई दी जाती है, क्या राजनीति उससे उनके आने से साफ होती है, या फिर वो भी आकर उसी रंग में ढल जाते हैं? देखिए, पीएम मोदी का राजनीति करने का एक अलग तरीका है। आप देखिए कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ करते थे, आज के दिन में जो विदेश मंत्रालय मंत्री हैं जयशंकर, उनको क्योंकि उनके पास अनुभव था, सरकार ने सोचा कि अगर किसको बनाया जाए तो उनके अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए उनको एक निष्पक्ष और बेदाग ईमानदार उस वक्त के अफसर थे, उनको लेके आए। उसके बाद आप देखिए कि जो के शर्मा, जिसको यूपी में उन्होंने भेजा, उनके पास एक प्रशासन का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा अनुभव था। पीएम मोदी के साथ वो काम कर चुके थे। तो ऐसे में पीएम मोदी हर जगह अपने एक नुमाइंदे को बिठा रहे हैं ताकि वहाँ से जो असल फीडबैक है, जो सही तरीका है, जो सही बातें हैं, वो उन तक पहुँचे। के शर्मा वहाँ पहुँचे, वो जबकि उनके पीछे की बहुत सी वजह हैं कि कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाते उस वक्त, लेकिन शायद वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की वजह से उतना ज़्यादा उनका और बढ़ नहीं पाया, उनका ज़्यादा चली नहीं। लेकिन ये बात की बात है। बहरहाल, ये जिस तरीके से पीएम मोदी का राजनीति करने का तरीका जो बदला है उन्होंने 10 साल के अंदर, वो दूसरों से फिलहाल अलग है। इसी वजह से हर बार हर फेज़ में देखेंगे उनका मुद्दा और शब्दावली बिल्कुल चेंज हो जाती है। शब्दावली चेंज हो जाती है, मुद्दा चेंज हो जाता है, और ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के इस चुनाव में कोई भी हिस्सा ले सकता है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, अभिनेता हो, वो सभी अपने अपने पैंतरे आजमाते हैं, अपने किस्मत आजमाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कई ब्यूरोक्रेट्स सत्ता में आए हैं, चाहे वकील हो, वो भी हमने देखा है, बहुत सारे जो है वकील हैं, वो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबने अपने अपने टिकट दिए हैं। लेकिन उज्ज्वल निकम एक देश की जानी मानी शख्सियत है। 26/11 हमले के अंदर जो कसाब को फांसी तक पहुंचाया था, उज्ज्वल निकम ने पहुंचाया था। अब क्या मुंबई में और खासतौर पर महाराष्ट्र में उनको टिकट दिए जाने का बीजेपी की तरफ से कितना असर होगा, ये 4 जून को जनता की अदालत में फैसला होगा। नमस्ते।